क्वेश्चन है कंप्लीट फिगर 1.1 टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटीज इज अ वेक्टर और स्केलर। सो एक्सेलरेशन आपको पता है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है एंड पावर इज आल्सो स्केलर। वेक्टर वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होती है, यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर्स वो हैं जिसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। सो एक्सेलरेशन इज वेक्टर। पार्ट बी में हमें निकालना है टाइम टेकन। हमारे पास जो डेटा, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूरे पूरे रीड कर लेने हैं। इसमें लिखा हुआ है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और हमारे पास जो क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड और डिस्टेंस गिवन है 0.43 और 1.1। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है और हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको गिवन है 0.43 और स्पीड आपको गिवन है 1.1। डिवाइड कर लें, रेशियो ले लें 0.39 सेकेंड, जिसका आंसर आना चाहिए। पार्ट टू में आपने निकालनी है हाइट, और हाइट एक वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आपको वर्टिकल का ही पूरा डेटा बनाना पड़ेगा। तो वर्टिकल का डेटा अगर हम देखें तो वर्टिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन 9.81 लेंगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और हमें टाइम जो मिल गया 0.39। टाइम हम हर जगह पर सेम यूज़ करते हैं, तो आप इसको टाइम ले लें ज़रा। 0.39 ही यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ज़ीरो नहीं है। थर्ड इक्वेशन यूज़ की है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट विच इज़ द हाइट ऑफ द टेबल, आपके पास 0.75 मीटर आ रही है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने निकालनी है सबसे पहले डेंसिटी। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया हो जाएगा यहाँ पर, सर्किल है नीचे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये इज द एरिया, और ऊपर है लेंथ। लेंथ इन्होंने थिकनेस दी हुई है, ठीक है। सो वॉल्यूम आप निकालें। अच्छा, जो वैल्यूज आपको प्रीफिक्सेस में दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें डायमीटर मिलीमीटर में और थिकनेस भी मिलीमीटर में, तो इनके प्रीफिक्सेस हटाएंगे ताकि हमारा वॉल्यूम जो है ना वो ऐसा यूनिट में आ जाए। कैलकुलेशन के बाद हमारा वॉल्यूम आ रहा है 7.67 एक्सपोनेंट -7 मीटर क्यूब, और मास हमें गिवन है ग्राम में। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, या फिर मैंने एक्सपोनेंट -3 लगाया है ताकि इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। आंसर आएगा 12,513, लेकिन डेटा में 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको आंसर को राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। देन हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किसी भी इक्वेशन को की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अनसर्टेनिटी की इक्वेशन में। क्योंकि ये इक्वेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनाएंगे। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, लेकिन वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है। तो हमने इस इक्वेशन में जो डायमीटर और टाइम जो थिकनेस है इनको यूज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी। 2 आया है क्योंकि डायमीटर पे स्क्वायर था, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी थिकनेस। परसेंटेज निकालनी है इसलिए सबके साथ परसेंट का साइन लगा दो। सारी वैल्यूज गिवन है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है सबको, क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर देना है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर है, अनसर्टेनिटी भी मिलीमीटर में है, तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे कन्वर्ट करें या ना करें। तो अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हुए ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट करें। फाइनली आप जब ये तमाम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी, जो हमारे पास आ रही है तकरीबन 6.6%। वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी के साथ लिखने के लिए तो हमारे पास वैल्यू आई थी डेंसिटी की 12,513। सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन जो हैं उसके हिसाब से अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हो जाएगी 12,500, और 6.6% ऑफ 12,513 ये तकरीबन बनता है 800। ठीक है, तो इसको भी हमने, क्योंकि गिवन डेटा में एक सिग्निफिकेंट फिगर थी अनसर्टेनिटीज में, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको भी आप एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके ही यहाँ पर लिखोगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप देखें कि उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा, तो वो पहले ही जहाँ से जो उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3.1 मीटर, वो पहले ही हाइट पर है, तो हमने देखना है ये मजीद कितनी हाइट पर जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने इसका डेटा बनाना है। इनिशियल वेलोसिटी इज 5.6 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की जब भी बात होगी फाइनल वेलोसिटी आप उसको 0 ले लेंगे। एक्सेलरेशन इज
9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव लिया है क्योंकि वेट नीचे एक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ऑब्जेक्ट डीसेलरेट करेगा, स्लो डाउन होगा, और इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अच्छा, अब जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। इससे आपकी जो भी डिस्प्लेसमेंट आती है, लेट्स से कैलकुलेशन के बाद आ रही है 1.6 मीटर, और हमने निकालनी है टोटल हाइट ऑफ द बॉल, तो फिर हमें पहले से पता है 3.1 मीटर इसकी हाइट थी, 1.6 उसमें ऐड कर लेंगे तो टोटल हाइट रीच्ड फ्रॉम द ग्राउंड वो हो जाएगी 4.7 मीटर। ये गिवन था, हमें सिर्फ शो करना था। देन उन्होंने आपसे बोला है कि कितना टाइम लगेगा इसको कैच करने के लिए। उसने कैच नहीं किया, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए, तो टोटल जो 4.7 मीटर से उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है हमको, सही। सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे क्योंकि अब डाउनवर्ड मोशन है। मैक्सिमम हाइट से अगर हम नीचे बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। टाइम टेकन अननोन है, डिस्प्लेसमेंट इज 4.7, एक्सेलरेशन विल बी 9.81 क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है पीछे के नेग्लिजिबल है, सही है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो फिर एक्सेलरेशन 9.81 यूज होगी। टाइम टेकन अगर आप सब्जेक्ट बना लेते हैं तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज 0.98 सेकेंड्स, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है। अज्यूम दैट v इज पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, ऊपर ये गया है 1.6 मीटर, नीचे आया है 4.7 मीटर, तो इसलिए ऊपर जाने का टाइम कम लगेगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा लगेगा। और ऊपर कम डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, नीचे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में आप देखें, एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा इसका। नेगेटिव ग्रेडियंट क्योंकि ये डीसेलेरेट हो रहा है ऊपर जाते हुए, ठीक है, और वेलोसिटी इसकी कम हो रही होगी, देन वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसने इंक्रीज होना है। इसके अलावा ये जो टाइम टेकन है ये ऊपर जाने का टाइम है विच इज लेसर देन ये वाला टाइम जो नीचे आने का टाइम है, प्लस ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ कम होगा और ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा होगा। फिर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि इस लाइन के ग्रेडियंट से हमें क्या मिलेगा, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देता है, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। देन आगे लिखा हुआ है कि द मैन नाउ थ्रोज अ सेकंड बॉल विद द सेम वेलोसिटी, सेम हाइट है लेकिन मास ज्यादा है। एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। जैसे हमने पहले भी नोट्स में भी लिखा हुआ है, इन वैक्यूम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स भी अगर आप वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं तो वो सेम एक्सेलरेशन सेम स्पीड से ड्रॉप होंगे, तो इनकी ना एक्सेलरेशन चेंज होगी ना ही इनकी वेलोसिटी में स्पीड में कोई डिफरेंस आएगा, सेम रहेगी। अगर तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मासेस के होते तो जो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था वो जल्दी नीचे आ जाएगा क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम रहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। देन पार्ट बी में क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोमेंटम का केस है तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की इक्वेशंस बनानी है। आप देख लीजिएगा कि आपसे किस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू मिल रही है, वैसे वर्टिकल की इक्वेशन से ही वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा थीटा। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन, मेन इक्वेशन वही है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, उस इक्वेशन को ही हमने हॉरिजॉन्टल में यूज किया है। तो अगर आप देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी 4 cos थीटा और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी 4.8 cos थीटा। रिजॉल्व किया है हमने इसको। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ऑब्जेक्ट 1 का मास 3, उसकी वेलोसिटी 3.7, ऑब्जेक्ट 2 का मास 2.5, उसकी फाइनल वेलोसिटी 3.7, और क्योंकि स्टिक टुगेदर है हमने कॉमन ले लिया है तो 3 इंटू 2.7 प्लस 2.5 इंटू 2.7 लिखने के बजाय, 3.7 लिखने के बजाय इनको अगर हम ऐड कर लें, 3 प्लस 2.5 टाइम्स 3.7 इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। आपने क्या करना है, इसको कॉस थीटा को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू 4 जो भी आंसर आए प्लस 2.5 इंटू 4.8 जो भी आंसर आए, इन दोनों आंसर्स को आपने ऐड कर लिया और उसको आप भेज दें राइट साइड पर। और राइट साइड पर है 5.5 इंटू 3.7 जो इसका आंसर है, उससे इसको डिवाइड कर दें ये वाली वैल्यू को, और फिर cos थीटा इक्वल्स टू दिस वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस वैल्यू, आपका आंसर थीटा का आ जाएगा विच इज 32 डिग्री। फिर भी नहीं समझ आए, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हो जाएगा, ये सिंपल सी मैथ्स है। देन
काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन शो करते हुए हमें बताना है कि वेदर द कोलिजन वाज इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का हाफ एम वी स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स ए और बी का निकालना है, प्लस कर लिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 53 जूल्स और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 38 जूल्स। दोनों क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन। बेस जो क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी 7 हैं, वैसे हमारे कोर्स में 5 हैं, उनके बेस यूनिट्स 3 उन्होंने दिए हैं, 2 आपने बताने हैं, वो 2 हैं किलोग्राम और केल्विन, बाकी एम्पेयर मीटर और सेकंड इन्होंने खुद लिख कर दे दिए। म्यू जो क्वांटिटी है ये अननोन है, इसको पहले सब्जेक्ट बनाया करें हमेशा अननोन को। और म्यू इक्वल्स टू वी ई अपॉन एफ, इसमें वी वेलोसिटी, ई चार्ज और एफ फोर्स है, सबके बेस यूनिट्स आप लिखें और सिंप्लीफाई कर लें तो आपको मिल जाएगा के जी माइनस वन एस स्क्वायर और ए, ये बेस यूनिट बन रहा है म्यू का, विच इज अ कांस्टेंट यहाँ पर लिखा सही है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स किसे कहते हैं मोमेंट बेटा? मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट, लिख लिया आपने यहाँ पर डेफिनेशन। देन नीचे जो आपको डायग्राम गिवन है इसमें ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से एक्ट करेगा वेट, और ये एक फोर्स गिवन है 1800 न्यूटन। मसला ये है कि इन्होंने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया ना 1.6 मीटर, वो इधर से दिया हुआ है फोर्स का, ये वाला जो आपके पास 1.8 मीटर जिस फोर्स के लिए दिया है, यहाँ पर फोर्स गिवन नहीं है। और ये जो 1800 न्यूटन फोर्स है ये इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं एक लाइन बनाएं और यहाँ पर इस फोर्स को नाम दे दें, ठीक है? मैंने इसको नाम दिया टी, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सो 1800 न्यूटन ना ये इस टी फोर्स का एक कंपोनेंट है, और उसको आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दिस इज द फोर्स 1800 न्यूटन, दिस एंगल इज थीटा। ये वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूस है और ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन होता है कॉस, तो cos थीटा विल बी 1800 डिवाइडेड बाय t, t इक्वल्स टू 1800 अपॉन cos थीटा। यहाँ से एक्ट कर रहा है वेट, पिवट है q, सो w इज क्रिएटिंग क्लॉकवाइज मोमेंट और t इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब F1 d1 इक्वल्स टू F2 d2। F1 जो आपके पास वेट है, वेट इज mg टाइम्स d1, उसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 1.2 इक्वल्स टू टी टाइम्स 1.6, टी की जगह मैंने टी की वैल्यू ये जो लिखी निकाली थी 1800 अपॉन कॉस थीटा, ये सब्स्टिट्यूट की है, और अगर आप इसमें से cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स करने के बाद थीटा की वैल्यू आपको 25 डिग्री मिल जाएगी, सही है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है द वेट ऑफ द ट्री हैज बीन ड्रॉन टू स्केल, और एक बात यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि सपोर्टेड, सपोर्टेड का मतलब है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड है। एक सपोर्ट अगर हमने किसी चीज को किया हुआ है तो उसका मतलब वो चीज मूव नहीं कर रही, और अभी हमने यहाँ पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल किए थे। तो अगर सपोर्टेड है बैलेंस्ड है तो हमें एक क्लोज ट्राइंगल बनाना है, जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, तो आप देखें यहाँ पर एक फोर्स है वेट, एक फोर्स है 1800 न्यूटन, और एक फोर्स Q से यहाँ पर एक्ट करेगी विच इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तीनों को मिलकर एक क्लोज ट्राइंगल बनाना चाहिए। सो वेट बनाया हुआ है इन्होंने, आपने क्या करना है इस लाइन की लेंथ ले लीजिएगा, जो भी पेपर आपके पास है पेपर में इस लाइन की लेंथ ले लें, और वेट आपके पास था 270 इंटू 9.81, वो वेट की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो इस लाइन की लेंथ के बराबर है, इससे आपको स्केल मिल जाएगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 250 इंटू 9.81 तकरीबन 2500 न्यूटन जो है ना ये वेट की वैल्यू है। लेट्स से लाइन की लेंथ होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, इससे आपको मिल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 न्यूटन का स्केल मिल जाएगा। और अगर आपको स्केल मिल गया है तो आपको पता चलना चाहिए कि 1800 न्यूटन के लिए आपको कितनी लाइन बनानी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा। फोर्स जो है आपके पास 1800 न्यूटन की फोर्स, फर्स्ट वेक्टर बना हुआ है पहले से, सेकंड वेक्टर हमेशा फर्स्ट वाले के हेड से बनता है, तो 2500 न्यूटन का जो वेक्टर है अकॉर्डिंग टू स्केल ड्राइंग यहाँ बनेगा, और उसका एंगल हम निकाल चुके हैं 25 डिग्री पर ही इसका एंगल होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर वैसे होता है टेल टू हेड, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्लोज ट्राइंगल है, तो अब आप देखें कि अगर हम इस एरोस को गौर से देखें तो एक क्लोज ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, तो आर वाला जो वेक्टर है ना ये रिजल्टेंट नहीं है, ये उसको बैलेंस करने के लिए हमने बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्लोज ट्राइंगल की डायरेक्शन में ही बनेंगे, ठीक है।
और इसका भी एंगल बनाने के बाद आप ड्रॉ कर लीजिएगा, 37 डिग्री इसका एंगल आना चाहिए। और क्योंकि ये हमने खुद से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री का फर्क होगा और वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन प्रेशर गिवन है और लिखा हुआ है द ट्री एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1500 किलो पास्कल्स ऑन द टॉप ऑफ द पोस्ट। तो टॉप ऑफ द पोस्ट 2500 न्यूटन 1800 न्यूटन की फोर्स गिवन थी, सही है। सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज फोर्स अपॉन प्रेशर। 1800 न्यूटन की फोर्स जो लग रही है वहां पर डिवाइडेड बाय प्रेशर विच इज 150 किलो, किलो होता है एक्सपोनेंट 3। इससे आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.012 मीटर स्क्वायर। पावर किसे कहते हैं बेटा? रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। और इसी की डेफिनेशन को यूज करते हुए विच इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। सो वी कैन से पावर इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। ये हमने प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम शो करेंगे पावर इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। Then a lorry moves up a road that is inclined at 9 degree to the horizontal as shown. उसका मास गिवन है, कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है which means forces balanced है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हमें यूजफुल पावर निकालनी है। आपको पता है जब भी कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो मास ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का एक टॉपिक है जो हमने डायनामिक्स के चैप्टर में पढ़ा था। वहां पर हमने वेट को रिजॉल्व करके डब्ल्यू एक्स समझा था। डब्ल्यू एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग डाउन द स्लोप। और डब्ल्यू एक्स इज अकॉर्डिंग टू वेक्टर रेजोल्यूशन डब्ल्यू साइन थीटा, जिसको हम एम जी साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो पावर इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्चुअली वही है डब्ल्यू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करने के लिए इसको उतनी फोर्स आगे लगानी है जितनी फोर्स डाउन द स्लोप एक्ट कर रही है। सो एम जी साइन थीटा विल बी एफ और वेलोसिटी आपके पास 8.5 हम यहाँ लिख लेंगे। मास 2500, वेलोस 9.81 टाइम्स साइन 9 एंड वेलोसिटी इज 8.5। कैलकुलेशन के बाद आप देखिएगा 32,600 आ रहा है। हमें आंसर किलोवाट में देना है, दैट्स वाई हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे। और डेटा में दो से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ किया है। हमने 33 लिखा है, 32,600 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फाइनली वो बोल रहे हैं स्टेट टू रीजंस व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉरी इज इक्वल टू द पावर कैलकुलेटेड इन वन। जितनी भी पावर लग रही है क्या उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं हो रही चेंज, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है। और क्या उससे कोई हीट प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस? नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। सो क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी वर्क हो नहीं रहा। तो जितनी भी पावर इंजन लगा रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने यहाँ पर दो रीजन स्टेट कर दिए। ओके, होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस थे समझ आए होंगे। रिव्यू दीजिएगा कि उससे कितनी हेल्प हुई। प्लस मैंने थोड़ा ज़रा जल्दी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो ऑफ कोर्स ये मिड ईयर का पेपर है, इसमें चीज़ें हम समझ नहीं रहे, हम इसमें किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना था हम उस पर ज़्यादा फोकस है। और अगर आपको टॉपिक रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में कोई मसला आ रहा है तो आप फिर उसकी वीडियो पे जाएं और टॉपिकल वीडियोस में से आप वहाँ पर उसको देखें। वहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो उसको सॉल्व किया हुआ है।